नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग नॉवल के 5वें पार्ट को। कुछ इशारे ऐसे मिले थे जिससे ये जाहिर होता था कि रमाकांत अब तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। सो अब सबसे बड़ी समस्या यही सामने थी कि तुम्हारी जिंदगी कैसे सुरक्षित रखी जाए। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जान भी जायदाद की बलि देवी पर चढ़ा दी जाए। वो तुम्हें तुम्हारे चाचा की पहुंच से और हाथों से हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहते थे। सो उन्होंने एक प्लानिंग की, और खूब थी उनकी प्लानिंग। तुम्हारे पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त थे रामदास। रामदास अंबाला में रहते थे। उन्होंने रामदास को फ़ोन करके दिल्ली बुलवा लिया, उन्हें सारे हालात बताए और उनसे विनती की कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए और अपनी बेटी बनाकर तुम्हारी परवरिश करे। उनकी समस्या ज़मीन जायदाद की न थी, तुम्हारी ज़िंदगी की थी। कृष्णकांत की चिंता यही थी कि उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी बचानी है। अगर ये बच गई तो बड़ी होकर अपना हक खुद हासिल कर लेगी, और अगर ये मर गई तो फिर जायदाद किस काम की। बेटा पहले ही गायब कर दिया गया था और वो खुद बुढ़ापे के आंगन में था। तुम उस वक्त 3 माह की थी जब तुम्हें रामदास के साथ अंबाला रवाना कर दिया गया। ये काम बड़ी होशियारी और पूरी गोपनीयता के साथ किया गया था। रामदास अपनी पत्नी के साथ आए थे। वे तुम्हें लेकर सकुशल अंबाला पहुंच गए तो उन्होंने तुम्हारे पिता को ये सूचना दे दी। तुम्हारी कुशलता की सूचना मिलते ही तुम्हारे बाप ने एक खबर तुम्हारे चाचा को भिजवा दी, और ये खबर थी तुम्हारी मौत की। ये खबर सुनकर तुम्हारा चाचा झूम उठा। वो तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगने से बच गया था। अब उसकी राह में कोई पत्थर न था, कोई दीवार न थी। तुम्हारी मौत की खबर पाकर रमाकांत अपनी बीवी के साथ दुखी शक्ल बनाए तुम्हारे पिता की कोठी पर पहुंचा। ये जग दिखावा भी तो जरूरी था। वो मुश्किल से शाम तक रुका। उसे तो सावनपुर लौटने की जल्दी थी। वो रात को अपनी हवेली में पहुंचकर घी के दिए जलाना चाहता था। तुम्हारे पिता का नाटक सफल रहा। रमाकांत के वहम गुमान ने भी ये बात ना आ सकी कि उसके सीधे से भाई ने उसे खुला फरेब दे दिया है। वो बहुत खुश था। दोनों वारिसों से उसे छुटकारा मिल चुका था। बस भाई रह गया था तो उसका क्या था, पर वो भी असली तौर पर जमीन जायदाद, हवेली और बागों से दूर था, बहुत दूर। जब तक जीता है जिए। उसके बेटे दिल्ली जाते तो वो अपने ताया से कुछ न कुछ झाड़ी लाते थे। संक्षेप में ये कि तुम मरकर भी अंबाला में परवरिश पाने लगी। नाम शीना से बदलकर रेखा रख दिया गया। रामदास तुम्हारे बाप हुए गए, और यूं बरसों तक तुम्हें मालूम ना हो सका कि रामदास तुम्हारे असली पिता नहीं है। अंबाला में तुम रामदास के घराने में पली बढ़ी, शिक्षा प्राप्त की, यहाँ के कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। इस बीच तुम्हारे पिता कई बार अंबाला आकर तुम्हें देख गए थे। तुम उन्हें रामदास के अभिन्न घनिष्ठ मित्र की हैसियत से जानती थी। मैट्रिक पास करने के बाद पहली बार तुम दिल्ली गई, रामदास और उनके घर वालों के साथ। तुम अपने बाप कृष्णकांत के घर मेहमान बनकर रही थी, और इस बीच अपने प्रति कृष्णकांत के अति स्नेह और असाधारण व्यवहार से तुम्हारे दिल में कई संदेह उपजे। उनके पिता तुल्य लाड प्यार व अपनत्व ने तुम्हें कुछ सोचने को विवश कर दिया था। कुछ संदेह दूर कर दिए कि कृष्णकांत चूंकि परिवारहीन अकेले व्यक्ति थे, इसलिए वो तुम्हें बेटियों की तरह चाहने लगे थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद जब तुम दूसरी बार दिल्ली गई तो पहले की तरह ही रामदास की फैमिली भी साथ थी। रामदास एक सच्चे और वचन के पक्के इंसान थे। उन्होंने तुम्हारे सिलसिले में जो वचन दिया था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। इस बार वो जब तुम्हें लेकर दिल्ली पहुंचे तो दिल में बड़ी बेकली सी थी। वो चाहते थे कि अब तुम्हारे पिता के बारे में बता दिया जाए। संयोग से अब तुम्हारे भी पिता यही चाहते थे कि इस रात से पर्दा हटा दिया जाए, दुनिया वालों के सामने नहीं बल्कि अपनी हद तक। यूं रात को एकांत में अपने कमरे में बुलाकर रामदास ने तुम्हारे हाथ तुम्हारे पिता के हाथ में दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे असली पिता है। बस इतना ही बताया, और ये बताकर तुम्हें एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। तुम्हारे दिल में एक अनूठी सी पीड़ा ने जन्म लिया। विश्वास अविश्वास के हिंडोले पर सवार इस पीड़ा के साथ ही तुमने सोचा कि अगर तुम्हारे पिता कृष्णकांत है तो फिर वे क्या हालात थे जिनसे बेबस हो रामदास ने तुम्हें बाप बनकर पाला। और इस भेद से वे दोनों ही पर्दा उठाने को तैयार न थे। और इसी रात एक हादसा पेश आया। मुकद्दर का लिखा रामदास को दिल का दौरा पड़ा, और अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो स्वर्ग सिधार गए। अब तुम्हारे अंबाला लौटने का कोई सवाल नहीं था। तुम्हें दिल्ली रोक लिया गया। दुनिया वालों को यही बताया गया कि तुम यहाँ एमए ज्वाइन करना चाहती हो, सो इसलिए तुम्हें यहाँ रोक लिया गया है। मगर अब एक और समस्या उठ खड़ी हुई। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा रंग रूप तुम्हारी माँ सारिका से बहुत मिलता है,
और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये समानता गहरी होती जा रही थी। कुछ झलक तुम में तुम्हारे पिता की भी है। कृष्णकांत के घर में जो भी तुम्हें देखता वो देखता ही रह जाता, और तब वो बरबसी सारिका का जिक्र किए बिना ना रहता। ऐसे में एक बार तुम्हारा चाचा दीपक किसी काम से दिल्ली आया। उसने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। उसे फौरन ताई याद आई। सावनपुर लौटकर उसने इस बात का जिक्र अपने बाप से किया। रमाकांत फौरन ही अपनी बीवी के साथ दिल्ली पहुंच गया और आशा विपरीत 2-3 दिन अपने भाई के यहाँ मेहमान रहा। एक रात जब वो सब खाना खाने में व्यस्त थे तो रमाकांत की नजरें बार बार तुम्हारी तरफ उठ रही थी। इन नजरों को तुम्हारे पिता भी महसूस कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में व्यस्त थे। तब रमाकांत तुम्हारे पिता से संबोधित हुआ। बोला, भाई जी, ये आपके दोस्त की बेटी तो हूबहू हमारी स्वर्गीय भाभी पर गई है। कमाल की समानता है, ये तो आपकी बेटी लगती है। तुम्हें हालांकि ये हकीकत बता दी गई कि तुम कृष्णकांत की बेटी हो, लेकिन साथ ही तुम्हें ये बात एक रहस्य ही बनाए रखने को भी कहा गया था। तुम्हें बता दिया गया था कि ये भेद खुल जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम अपने चाचा की इस बात पर चौंकी जरूर, लेकिन खामोश बैठी रही। रमाकांत की इस बात ने कृष्णकांत को भीतर तक दहला दिया था। उन्हें यही लगा था कि शैतान रमाकांत ने तुम्हें उनकी बेटी के रूप में पहचान लिया है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो शीघ्र ही तुम्हें कोठी से कहीं और भेज देंगे, क्योंकि रमाकांत के मनोज साय से तुम्हें बचाना जरूरी था। सो उन लोगों के विदा होते ही तुम्हारे पिता ने फौरन बलदेव राज को फोन किया। बलदेव राज ही एक ऐसा शख्स था जिस पर इस मामले में भरोसा किया जा सकता था। बलदेव राज से तुम्हारे पिता की दूर की रिश्तेदारी थी और दोस्ती भी थी। वो तुम्हारे पिता के रेस्टोरेंट में रोज ही आते थे, लेकिन आज उन्होंने बलदेव राज को अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी में बुलवाया। उन्होंने उससे जरूरी विचार विमर्श किया। कृष्णकांत ने हर वो बात जो तुम्हारे बारे में बताई जा सकती थी बता दी। हर रात से पर्दा हटा दिया। बलदेव राज को भी खतरे का एहसास हुआ और वो तुम्हें तुरंत ही अपने घर ले आए। मॉडल टाउन से तुम्हारा बलदेव राज के यहाँ शिफ्ट कर जाना सुकून बख्श था, लेकिन ये सुकून ज्यादा समय तक बना ना रह सका। तुम्हारे तीनों कजन और तुम्हारे चाचा अपने काम से दिल्ली आते जाते रहते थे। एक शाम जब तुम करोल बाग में घूम रही थी तो तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें देखते ही उन्हें सांप सूंघ गया। वो दोनों शॉपिंग करना भूल गए और सीधे मॉडल टाउन पहुंचे। शाम का वक्त था। तुम्हारे पिता रेस्टोरेंट जाने को तैयार हो रहे थे। वो अपने रेस्तरां में हर शाम 2-3 घंटे बैठा करते थे। यहाँ बैठकर वो बिजनेस से ज्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारते थे। उन्होंने रेस्तरां जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर अपने भाई भाभी का स्वागत सत्कार किया। उन्हें मालूम हुआ कि वे लोग सुबह से दिल्ली आए हुए हैं और रात को वापस लौट जाने का इरादा था, लेकिन अब वे एक रात वहीं रहकर कल सुबह वापस जाएंगे। फिर रात खाने की मेज पर बातों ही बातों में तुम्हारे चाचा ने तुम्हें करोल बाग में देखे जाने का जिक्र किया और अपनी भारी मूंछों को सहलाते हुए बोले, भाई जी, वो तो बिल्कुल आपकी बेटी लगती है। वो यहाँ से क्यों चली गई है? उसे आप अपने पास रखिए ना। देखने सुनने में एक सादा सा वाक्य था, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो जहरीले इरादे छिपे हुए थे उनका एहसास करके तुम्हारे पिता सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारा दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है। रमाकांत के जाने के बाद तुम्हारे पिता घबराए हुए बलदेव राज के घर शक्तिनगर पहुंचे। सलाह मशविरा हुआ। तय पाया कि तुम्हें फौरन बेंगलोर भेज दिया जाए, और यूं तुम 1 साल पहले दिल्ली से बेंगलोर आ गई और अपने खुद ये हालात तुमसे भी छुपे हुए नहीं हैं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी जिंदगी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे दिया। हमने तो वे राज भी बता दिए हैं जो पिता ने तुमसे छिपा कर रखे हैं। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के साथ कर सके। अच्छा, हम चलते हैं। हमें गया वक्त ना समझना, हम वापस आएंगे। फिर एक अनहोनी हुई। बड़ा अजीब हुआ। रेखा की नजरें अभी आखिरी शब्दों पर ही थी कि लफ्ज उड़ने लगे, और देखते ही देखते वो पेज ऐसा साफ सफेद हो गया जैसे उस पर कुछ लिखा था ही नहीं। रेखा की यह दास्तान काफी लंबी थी, पॉकेट डायरी के 20-22 पृष्ठों तक फैली हुई। रेखा ने जल्दी जल्दी पृष्ठ उल्टे, लेकिन अब किसी भी पेज पर कुछ नहीं था। एक शब्द, कोई एक वाक्य तक नहीं लिखा था। वो डायरी पहले की तरह कोरी हो गई थी। रेखा उस डायरी को पकड़े कितनी देर तक हैरान परेशान सी बैठी रही, सोचती रही। डायरी में लिखे हालात में से बहुत सी बातें वो पहले से ही जानती थी, पर फिर भी डायरी का लिखा लुप्त होने के बाद भी अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया था। रेखा की जिंदगी क्या थी? एक अनूठी, अविश्वसनीय दास्तान। अपनी जिंदगी के बहुत से रहस्य रेखा पर खुल गए थे। वो बहुत कुछ जान गई थी, शायद सब कुछ, लेकिन कहाँ? अभी भी तो बहुत कुछ रहस्य के पर्दों के पीछे था। उसका भाई कहाँ था? उसके साथ क्या बीती? इस बारे में रेखा कुछ नहीं जान पाई थी।
रेखा को इंतजार करने को कहा गया था। अपने चाचा रमाकांत का चेहरा बार बार रेखा की नजरों के सामने आ रहा था। इस धूर्त व लालची शख्स ने उसके बाप की जिंदगी में कैसा जहर घोल दिया था। सारी पुश्तैनी जायदाद पर उसका कब्जा था, फिर भी उसे सुकून न था। बड़े भाई की शराफत से नाजायज फायदा उठाकर वो हर चीज पर कब्जा करता चला जा रहा था। वो शैतान इस बात से अनजान था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, अंततः वही गड्ढे उनके लिए बर्बादी का सबब बन जाते हैं। हर जुल्म का अंजाम होता है, हर रात का एक सवेरा होता है। रेखा सोच रही थी कि उसके पिता ने अपने आप पर किस कदर जुल्म किया था। अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपने बुढ़ापे में अकेले जिंदगी गुजारना मंजूर कर लिया था और अपनी बेटी को बुरी नजर और मौत से दूर रखा। रेखा का दिल भर आया। मेरे बाप, मेरे महान बाप, मैं आपकी महानता को सिर नवाती हूँ, आपके प्यार की ऋणी हूँ। आपकी भावनाएं पूजनीय रही, निस्वार्थ रही, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत भी है। आपने मुझे अपना हमराज क्यों नहीं बनाया? यही सोचा होगा आपने कि अगर मुझे हालात मालूम हो गए तो मैं परेशान हो जाऊंगी, उलझ जाऊंगी, और ये भी मुमकिन है कि राज को राज न रख सकूं और दुश्मन जो मेरी जान के पीछे था न जाने कब वार कर जाए। यही सोचा होगा ना आपने। रेखा जज्बात की रो में सोचती चली गई। एक बाप के नाते तो आपने ठीक सोचा, लेकिन मुझसे मेरी सोचें छीन ली, मुझे अपने फर्ज से दूर रखा। औलाद का भी तो कोई हक होता है, कोई फर्ज बनता है। आपने अब तक अपना फर्ज निभाया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूँ, मैं एक एक को देख लूंगी। जुल्म जबर की इस कहानी पर अब मेरी ही मर्जी का दी एंड लगेगा। अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी के कब्जे में न जाने दूंगी। आप बेचिंतित हो जाइए, मैं अपने भाई को तलाश करूंगी। आप अगर बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, मैं तो जवान हूँ। लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं आपको लड़का बनकर दिखाऊंगी, आपकी शीना बनकर दिखाऊंगी। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रेखा बहुत देर तक ऐसी बातें सोचती रही। उसे अपने बाप पर बहुत तरस आ रहा था और अपने निर्दयी चाचा पर बेहद गुस्सा। वो कितनी देर तक यूं बैठी ताव खाती रही और फिर एक दृढ़ इरादे के साथ उठी। उसने फैसला कर लिया था कि वो दिल्ली जाएगी। वो अब तक बड़ी खामोशी से हर एक का हर फैसला मानती आ रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि किसी की बात नहीं मानेगी। वही करेगी जो इसके दिल में आएगा। उसके दिल में तूफान उठ रहे थे और अब तूफानों पर बांध बांधने का उसका कोई इरादा नहीं था। अंकल बलदेव राज ने उसे मना किया था कि वो भूलकर भी दिल्ली कभी फोन न करे। जब भी फोन करेंगे वो खुद ही करेंगे। अंकल की इस हिदायत पर वो मनी मन मुस्कुराकर निर्णायक अंदाज में उठी। साइड टेबल पर रखे फोन को उठाकर बेड पर रखा और फिर बड़े इत्मीनान से अंकल बलदेव राज के घर का नंबर मिलाने लगी। नंबर लगा और उधर घंटी बजने लगी। घंटी बजती रही और कई घंटियां बजने के बावजूद किसी ने रिसीवर ना उठाया तो वो चिंतित हो उठी। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त अंकल बलदेव घर पर नहीं होंगे, कॉलेज गए होंगे। लेकिन घर में घर के दूसरे लोगों को तो होना ही चाहिए था, पर अब यही लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, कहीं गलत नंबर ना मिल गया हो। यही सोचकर उसने दोबारा नंबर मिलाया, पर व्यर्थ। घंटी बजती रही और रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। निराश हो रेखा ने फोन उठाकर यथास्थान पर रख दिया। उसके ज़हन में अब तक उद्विग्नता सी थी। वो उड़कर दिल्ली पहुंच जाना चाहती थी। वो अपने बाप के चरणों में बैठकर उन्हें बताना चाहती थी कि वो हर उस भेद को जान गई है जो उससे आज तक छिपाया गया है, और अब उसके दिल में लावा उबल रहा है। और अब वो अपने निर्दयी चाचा को किसी कीमत पर भी नहीं बख्शेगी। वो उसे शूट कर देगी। रेखा ने इसी बेचैनी के आलम में बेड पर अपना तकिया ठीक किया, फिर डायरी उठाकर लेट गई। वो डायरी को तकिए के नीचे रखकर कुछ देर आंखें बंद करके लेट जाना चाहती थी। डायरी को तकिए तले रखने से पहले उसने ऐसे ही उसके पृष्ठों को पलटकर देखा और उसे डायरी के पेजों के बीच में सुर्खी सी महसूस हुई। उसका दिल अचानक ही तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी एक एक पन्ना पलटकर वो पेज निकाला। उस पेज पर एक छोटा सा अठन्नी के बराबर सुर्ख धब्बा था, बिल्कुल ताजा खून का। डायरी बंद होने की वजह से ये खून दूसरे पृष्ठ पर भी लग गया था और पेज के पीठ पर भी झलक आया था। ये खून कहाँ से आया? वो इस खून को देखकर सहम गई। तब अचानक उसके दिल में जानलेवा ख्याल आया, लेकिन अपने उस प्रलंकारी ख्याल को तुरंत ही अपने ज़हन से झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसके बाप का खून नहीं हो सकता। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि खून को देखकर उसे अपने बाप कृष्णकांत का ख्याल ही क्यों आया। ये ख्याल जिस तरह भी आया, बहरहाल उसे बेचैन कर गया। उसकी रूह में कांटे भर गए। वो अपनी निगाहें खून के उस धब्बे से हटा नहीं पाई। फिर देखते ही देखते वो खून सूखने लगा और कुछ ही देर में उस पेज से मिटकर लुप्त हो गया। वो पेज अब फिर बिल्कुल साफ हो गया, साफ और सफेद। रेखा ने डायरी के पेजों पर दोबारा तेजी से नजर डाली।
लेकिन डायरी अब फिर से सादा हो चुकी थी। उसने डायरी तकिए के नीचे रखी और फोन सरका एक बार फिर अंकल बलदेव के नंबर मिलाने लगी। इस बार भी उधर घंटी बजी, निरंतर बजती रही, लेकिन कॉल किसी ने रिसीव नहीं की। रेखा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कुछ सोचकर अमर के ऑफिस का नंबर लगाया। कॉल अमर ने ही रिसीव की थी। अमर की आवाज पहचान कर वो बोली, भाई मैं बोल रही हूँ, रेखा। जी रेखा, खैरियत? खैरियत ही है। आप मेरा एक काम कर दे भैया, मैं फौरन दिल्ली जाना चाहती हूँ। आप किसी भी फ्लाइट से मेरी सीट कंफर्म कर दे। सीट तो मिल जाएगी, लेकिन ये आपको खड़े पांव दिल्ली जाने की क्या सूझी? अमर ने पूछा। बस मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैं फौरन दिल्ली जाना चाहती हूँ। रेखा ने दृढ़ तथा निर्णायक स्वर में अपनी बात दोहराई थी। ठीक है, आप तैयारी करें, मैं किसी को भेजता हूँ एजेंट के पास। थैंक्स भैया। रेखा ने रिसीवर को कान से हटाया। हेलो, अमर जल्दी से बोला। जी जी। रेखा ने रिसीवर फिर कान से लगा लिया। आपने मौसी से बात कर ली है? उन्होंने आपको अकेले जाने की परमिशन दे दी है ना? नहीं भैया, मौसी से मैंने अभी बात नहीं की है। अभी नीचे जाकर उन्हें बताती हूँ, उन्हें राजी करती हूँ। आप मेरे टिकट का इंतजाम करें। ठीक है, मैं करता हूँ। इंतजाम होते ही तुम्हें फोन करूंगा। ओके भैया, वंस अगेन थैंक्स, रेखा ने कहा और फिर रिसीवर रखकर एक गहरी सांस ली। अब उसे गंगा मौसी से बात करनी थी। रेखा नीचे पहुंची तो उसने माया को किचन में व्यस्त पाया। किचन में झांककर वो गंगा मौसी के कमरे की तरफ बढ़ गई। गंगा मौसी चश्मा लगाए कोई उपन्यास पढ़ रही थी। रेखा दबे पांव चलती हुई उसके निकट पलंग पर आ बैठी। गंगा मौसी उसे देखकर मुस्कुरा दी। उपन्यास बंद करके बोली, सोकर आ रही हो? नहीं मौसी। रेखा अपनी उदासी छिपा नहीं पा रही थी। रेखा, खैर तो है बेटी? मौसी जरा संभल कर बैठ गई। मौसी, मैंने अमर को फोन करके प्लेन का टिकट मंगवाया है, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। हाय, मौसी ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए पूछा। कब, क्यों? आज ही, चाहे जिस भी फ्लाइट से हो सके। ये कैसे हो सकता है? मौसी फिक्रमंद दिखने लगी। तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल बलदेव ने क्या कह रखा है? मैं जानती हूँ, रेखा बोली। यही ना कि मुझे यहाँ से कहीं जाने ना दिया जाए। हाँ यही। मौसी का लहजा उलझा उलझा था। मौसी, रेखा बदस्तूर शांत सहज भाव से बोली, ये अंकल बलदेव मेरे बारे में फैसला करने वाले कौन हैं? ये तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? मौसी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। काश आप मेरे बारे में कुछ जानती होती, या मैं ही आपको सब कुछ बता सकती। मैं समझी नहीं। दिल्ली से लौटकर सब समझा दूंगी मौसी। रेखा ने ये मौसी की तसल्ली के लिए कह दिया था, क्योंकि ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि दिल्ली से वापस भी आएगी या नहीं। गंगा मौसी एक बहुत ही प्यारी व सहृदय महिला थी। रेखा को उनसे लगाव हो गया था। खुद गंगा उस पर क्या कम जान छिड़कती थी? रेखा जानती थी कि दिल्ली जाने के बाद वो मौसी को बहुत मिस करेगी। रेखा ने मौसी को ज्यादा बहस करने का मौका नहीं दिया, ना उन्हें कुछ बताया। लगभग 3 बजे अमर का फोन आया। उसने बताया कि शाम की फ्लाइट से रेखा की सीट रिजर्व हो गई है। गंगा मौसी की परेशानी बड़ी ही थी। रेखा के इस प्रोग्राम ने उन्हें विचलित कर दिया था। बलदेव राज ने जिंदगी में पहली बार उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी थी। वो इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रही थी। वो रेखा का बहुत ख्याल रखती थी, ऐसे ही जैसे एक माँ अपनी जवान बेटी का ख्याल रखती है। रेखा ने भी उन्हें कभी परेशान न किया था। रेखा खुद भी एक शालीन, आज्ञाकारी और सुलझी हुई लड़की थी। और इस सुलझी हुई लड़की के दिमाग में अचानक ये क्या ख्याल समाया था कि वो अचानक दिल्ली जाने पर तुल गई थी। अब तो सीट भी कंफर्म हो गई थी और वो ऊपर अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। इस बीच गंगा मौसी अपने तौर पर बलदेव राज को कई बार फोन लगा चुकी थी, मगर उधर कोई उठा ही नहीं रहा था। यही लगता था घर बंद है और वे सब कहीं चले गए हैं। गंगा मौसी कितनी देर से अपने पलंग पर पांव लटकाए बैठी थी। दिल बेचैन था। ये बलदेव को फौरन हालात से आगाह करना चाहती थी, पर उनसे संबंध स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। फिर अपनी इसी चिंता में वो एकाएक जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दी। बड़ी फीकी सी मुस्कान थी। बलदेव और वो तो शायद एक नदी के 2 भिन्न किनारे थे। दोनों ने ही यूं ही एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से दूर पूरी जिंदगी गुजार दी थी। आज प्रलय उपरांत संबंध स्थापित नहीं हो रहे थे। उनकी जिंदगी भी ऐसे ही गुजर गई थी, बिना तार मिले। गंगा मौसी की नजरें बार बार फोन की तरफ उठ रही थी और उनकी वर्तमान परेशानी में अपने अतीत के भूले बिसरे एहसास एक कसक बनकर उभर रहे थे। बड़ी विचित्र सी मनोदशा का शिकार थी अब वो। तभी एकाएक फोन की घंटी बजी। उन्होंने एकदम से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? जाने किस एहसास के वसीभूत ही उन्होंने तड़प कर पूछा था। बलदेव, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं मॉडल टाउन गया हुआ था कृष्णकांत के यहाँ। मैं मौका निकालकर घर आया हूँ ताकि तुम्हें फोन कर सकूं। आप इतने परेशान क्यों हैं? गंगा मौसी ने तेजी से पूछा। कुशलता तो है? बहुत बुरी खबर है गंगा। उधर से बड़े ठंडे और गहरे सांस की आवाज आई। हे भगवान, क्या हुआ? गंगा मौसी का दिल धक से रह गया। रेखा कहाँ है? उसे बुलाओ और जितनी जल्दी हो सके दिल्ली भेज दो। आखिर क्यों? तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ है? गंगा, रेखा के पापा अब नहीं रहे हैं। उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया है। बड़ी धमाकाखेज खबर थी। हे प्रभु, गंगा मौसी ने अपना दिल पकड़ लिया। फिर खुद को संभालते बोली, बलदेव, ये कैसा विचित्र संयोग है। कैसा संयोग? रेखा खुद दिल्ली जाने के लिए तड़प रही है। शाम की फ्लाइट से उसकी सीट बुक हो चुकी है और इस वक्त वो अपना सामान पैक कर रही है। मैं दरअसल इसी सिलसिले में फोन पर तुमसे बात करना चाहती थी कि उसे दिल्ली भेजूं या ना भेजूं। बलदेव राज ने गहरी सांस ली। बोला, दिल को दिल से राह होती है गंगा, उसे आने दो। मैं एयरपोर्ट पर रिसीव कर लूंगा। अब मुझे ये मशवरा दो कि उसके बाप की मौत की सूचना उसे अभी दे दूं या उसके दिल्ली पहुंचने के बाद। मुझे तो लगता है कि उसे अपने बाप की मौत की इत्तला मिल चुकी है। वो कैसे? बलदेव हैरान हुआ था। ये तो नहीं जानती, लेकिन यूं उसका अचानक ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला करना और उसकी उदास बेचैन हालत इस बात का सबूत है कि उसके दिल ने इस हादसे को किसी न किसी तरह महसूस कर लिया है। हैरत की बात है। बलदेवराज हड़बड़ाया, फिर बोला, खैर तुम ऐसा करना, गंगा की चलते वक्त उसके इस एहसास को और गहरा कर देना ताकि यहाँ मुझसे ये हौलनाक खबर सुन कोई गहरा शौक न लगे। तब तक वो खुद को ऐसी किसी भी खबर के लिए संभाल चुकी होगी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था और आप उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। मैं रखता हूँ, बलदेवराज ने कहा और रिसीवर रख दिया। और फिर शाम को जब रेखा घर से रवाना होने लगी तो गंगा मौसी ने उसे गले से लगाकर बस इतना ही कहा, तुम्हारी ये बेचैनी और एकदम से दिल्ली जाने का फैसला, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटी। कभी कभी दिल अज्ञात अंदेशों के कारण ही फैसला करता है। भगवान ना करे तुम्हारी ये बेचैनी भी कुछ ऐसी ही हो। अपने दिल की गवाही पर तुम दिल्ली जा रही हो तो इस दिल को काबू में रखना, हौसले से काम लेना। शायद वहां पहुंचकर तुम्हें कोई बुरी खबर सुनने को मिले। मैं बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार हूं मौसी, मुझ में बड़ा हौसला है, आप चिंतित ना हो। ये कहकर रेखा अमर के साथ गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी ने एयरपोर्ट का रुख किया। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अंकल बलदेव रेखा के प्रतीक्षक थे। रेखा के गेट से बाहर निकलते ही वो उसकी तरफ लपके। उनका जी चाहा कि वो रेखा से लिपटकर रो पड़े। कृष्णकांत रिश्तेदार के अलावा बलदेवराज का बहुत प्यारा दोस्त था और आने वाली उसके इस दोस्त का खून थी। उससे लिपट कर ना रोते तो फिर किससे लिपट कर रोते? बलदेवराज की हालत बुरी हो रही थी। उसने अपने आप को संभाला और रेखा के सिर पर हाथ रखकर उसे हल्का सा गले से लगाया और बोले, कैसी हो रेखा? रेखा ने जवाब देने के बजाय उनकी आंखों में झांका और बड़े संजीदा लहजे में पूछा, मेरे पापा की मौत कैसे हुई? ये सुनकर बलदेवराज हड़बड़ा ही तो गया। ये तो यही सोचकर परेशान और हलकान होता रहा था कि वो रेखा को उसके बाप की मौत की खबर किन शब्दों में और कैसे देगा। लेकिन रेखा तो जैसे उस मंजिल से आगे निकल चुकी थी। तो क्या गंगा ने उसे सब कुछ बता दिया था? तुम्हारी गंगा मौसी ने तुम्हें क्या बताया? उसने धीमे स्वर में पूछा। खाला ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये भी नहीं कि मेरे पापा मर चुके हैं। बड़ा अजीब सा लहजा था रेखा का। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पापा का देहांत हो चुका है? देहांत नहीं, खून कहिए, खून। मेरे पापा का खून हुआ है, रेखा बड़े ही रहस्यमय अंदाज के साथ बोली थी। ओह, अंकल बलदेवराज का मुंह मारे हैरत के खुल गया। आओ चलो, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। रेखा के पापा कृष्णकांत मॉडल टाउन वाली अपनी कोठी में अकेले रहते थे। अब उनकी उम्र भी किसी का मुकाबला या विरोध करने वाली नहीं थी। उनकी हत्या कर देना कोई कठिन काम नहीं था। कोठी में उनके साथ सिर्फ एक नौकर और नौकरानी ही तो थे। दोनों मियाँ बीवी थे और कृष्णकांत के बहुत पुराने मुलाजिम थे। घनश्याम और राधा की एक बेटी थी जो कि शादीशुदा थी। रात को अचानक उन्हें अपनी बेटी के एक्सीडेंट की सूचना मिली तो वे कृष्णकांत से इजाजत लेकर अपनी बेटी के घर शादरा चले गए। उनकी बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। बस ये रात ही कयामत की थी। हत्यारा शायद घात लगाए बैठा था। सुबह को दूध वाले ने बैल बजाई, कोठी का फाटक खटखटाया और कोई बाहर न निकला तो उसे फिक्र हुई, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था। उसने बराबर वाली कोठी वालों को बताया। जब लोगों ने गेट के अंदर कूद कर देखा तो कोठी का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और कृष्णकांत खून से लथपथ पड़े थे। उनके दाएं हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ था। कातिल ने इसे आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की थी।
गोली कनपट्टी में लगी थी। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। बाई कनपट्टी में सुराख हो गया था और गोली अंदर ही कहीं फंस गई थी। हत्यारे से बस यही चूक हो गई थी। सुराख बाईं तरफ था, जबकि उनका रिवॉल्वर उनके दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था। प्रारंभिक तफ्तीश से ही ये बात साफ हो गई कि कृष्णकांत साहब ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें मारा गया है। कृष्णकांत उम्रदराज बूढ़े जरूर थे, लेकिन उम्र के लिहाज से उनका स्वास्थ्य ईर्ष्या योग्य था। फिर उनके आत्महत्या करने की कोई वजह भी सामने नहीं थी। ऐसे में उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत ही क्या थी। अपने बाप की हत्या की कहानी सुनकर रेखा गुमसुम हो गई। वो तो जैसे पत्थर ही होकर रह गई। बलदेव अंकल उसे रास्ते पर सांत्वना देते रहे, समझाते रहे। वो खामोशी से सब सुनती रही और खाली खाली निगाहों से अंकल को देखती रही। मॉडल टाउन की वो कोठी जहाँ कृष्णकांत की हत्या हो गई थी, रिश्तेदारों, प्रियजनों व शुभचिंतकों से भरी हुई थी। रेखा के चाचा रमाकांत का पूरा परिवार मौजूद था और उनका नाटक जारी था। हाँ, भाई के गम में रमाकांत की बुरी हालत थी। उस पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। उसके बेटे उसे संभाल रहे थे। पापा, ये क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा कई बार पूछ चुका था, पर रमाकांत तो जानता था कि ये नौटंकी जरूरी है। वैसे भी उसे बलदेवराज की अनुपस्थिति खल रही थी। रमाकांत अपने तौर पर ही सोच रहा था। उसे इसी बात की फिक्र हो रही थी कि बलदेवराज इस वक्त कहाँ है और किसे लेने गया है। रमाकांत दो आंसू बहाकर बाजी जीत लेना चाहता था। सावनपुर की जायदाद तो उसके कब्जे में थी। अब मॉडल टाउन की वो कोठी और रेस्टोरेंट भी उनका होने वाला था, क्योंकि अपने बड़े भाई कृष्णकांत का वारिस अब वही तो था। उसकी शातिर मंसूबाबंदी आखिर कामयाब हो गई थी और वो अपनी इस कामयाबी पर जितना भी खुश होता था कम था। लेकिन ये वक्त तो रोने का था और वो रो रहा था। सिसक सिसक कर रो रहा था, रह रह कर बिलख रहा था। अंकल बलदेवराज की पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक रेखा खामोशी से औरतों में एक तरफ जाकर बैठ गई। चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। अर्थी उठाई जाने से पहले मरने वाले का चेहरा दिखाया गया। शव कमरे में रखा था। दिवंगत के चरण स्पर्श करने वाले, आखिरी बार उनका चेहरा देखने वाले एक दरवाजे में प्रवेश करके चेहरा देखते हुए दूसरे दरवाजे से निकल रहे थे। जब घर की औरतों की बारी आई तो रेखा भी उन औरतों में शामिल थी। वो शव के निकट पहुंचते ही अपने हवास गंवा बैठी। सोचा समझा सब कुछ भूलकर वो अपने बाप के शव पर झुक गई और चीख मारकर रोने लगी। वर्षा उसके साथ थी, जो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर रमाकांत दिखाई दिया। वो शायद रेखा की चीख सुनकर आगे बढ़ाया था। औरतें उसे देखकर इधर उधर होने लगी। रमाकांत विलाप करती रेखा के पास पहुंचकर झुका और उसके भद्दे और खुरदरे हाथ की गिरफ्त रेखा के नर्म कोमल हाथ पर मजबूत होती गई। बिलखती हुई रेखा एकदम खामोश हो गई। उसने पहले अपने हाथ को और फिर हाथ पकड़ने वाले को देखा। फिर बड़े ही सर्द लहजे में बोली, चाचा रमाकांत, अपना गंदा हाथ परे कर लो। रमाकांत से इस अंदाज में और इस तरह बात करने वाला आज तक पैदा ना हुआ था। वो तो सावनपुर का हुक्मरान था। ऊंचा बोलना तो दूर की बात थी, लोग सामने सिर उठाकर बात नहीं करते थे। तो फिर ये आज किसकी सामत आई? बोलने वाले का न सिर्फ अंदाज सख्त था, बल्कि जो शब्द उसने उगले थे वे शब्द नहीं थे, तीर थे, जो रमाकांत के दिल में जा फंसे थे। रमाकांत धूर्त इंसान था, ऐसा सातिर नौटंकीबाज जो सांप को लाठी तोड़े बिना मारना जानता था। इस लड़की ने जो कहा वो उसने अच्छी तरह सुन लिया था और ये अंदाजा भी लगा लिया था कि बोलने वाली यकीनन कोई चीज है, जो उसने उसका नाम लेकर इतनी बड़ी बात यूं आसानी से कह दी थी। पर मौके की नजाकत का एहसास था रमाकांत को। उसने अपना हाथ फौरन हटा लिया, जैसे किसी गलतफहमी में ही उसने रेखा का हाथ पकड़ लिया हो। उसके हाथ छोड़ते ही रेखा सीधी खड़ी हो गई। उसने कनखियों से रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत बड़े गौर से उसी के चेहरे को देख रहा था। फिर रेखा वहां रुकी नहीं, औरतों को हटाते हुए अंदर चली गई। रमाकांत ने आदतन ही अपनी भारी मूंछों पर हाथ फेरा और पलट गया। किसी और औरत ने रेखा की बात सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन वर्षा ने तो वो सब भली भांति सुन लिया था। वर्षा हैरान रह गई थी। वो रेखा की हकीकत से अनजान थी। वो तो उसे अंकल रामदास की बेटी ही समझती थी। ये वर्षा अंकल बलदेवराज की भांजी थी। बहन के विधवा हो जाने के बाद बलदेवराज ने दोनों माँ बेटी को अपने पास बुला लिया था। अब वही उन दोनों के अभिभावक और संरक्षक थे। वर्षा बदहवास हो उठी थी। वो तेजी से अपने मामू की तलाश में निकली। वो इस खतरनाक बात को अपने मामू के कानों तक पहुंचा देना चाहती थी। इधर रमाकांत को भी बलदेवराज की तलाश थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये गुस्ताख लड़की कौन है। अगर बलदेवराज की बेटी है तो उसका कृष्णकांत के शव से लिपट कर रोने का क्या मतलब? ये अब तक कहाँ थी? इतनी देर से क्यों पहुंची?
और सबसे बड़ा जवाब तलब सवाल तो ये था कि उसने इसे इस कदर नफरत से हाथ हटाने को क्यों कहा। यानी कि रमाकांत रेखा को लेकर परेशानी का शिकार था। रमाकांत से पहले वर्षा ने अपने मामू को खोज लिया था। वो बलदेव राज को एक कोने में ले गई और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। बलदेव राज परेशान हो उठा। तुम रेखा को मेरे पास लेकर आओ, वो इतना ही कह सका था। वर्षा पलट ली थी। बलदेव राज बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। फिर कुछ ही देर बाद रेखा वर्षा के साथ आती नजर आई। सफेद दुपट्टे में उसने अपना आधा चेहरा ढक रखा था। अंकल बलदेव राज ने इधर उधर देखा और फिर कुछ सोचकर तेजी से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। वर्षा और रेखा भी उसके पीछे वहां गई। कृष्णकांत का नौकर घनश्याम अपनी बीवी राधा के साथ कोठी में ही था। हाँ, क्या हुआ? बलदेव राज ने पूछा। वर्षा आपको बता चुकी है, रेखा ने भावीन स्वर में जवाब दिया। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें इतना समझाया भी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं बस अपना गम भी भूल गई और उस पर बरस पड़ी। रेखा ने सफाई पेश की। हैरत है, उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ कि वो कुछ ना बोला, वरना मैं भी उसे बता देती कि मैं कौन हूँ। वो बहुत चालाक है, बलदेवराज हाथ मलते हुए बोला। तुम खुद पर काबू न रख पाई और अपने पापा के शव से लिपट कर रोने लगी। उसे उसकी खबर मिली तो फौरन वहां पहुंचा। उसने हाथ पकड़कर चाहा कि तुमसे पूछ सके कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे दुस्साहस ने उसके होश उड़ा दिए। ये ठीक नहीं हुआ है बेटी। अब उसका शक यकीन में बदल चुका होगा और वो तुम्हारी तलाश में तो है ही। बलदेवराज ने अंदाजा लगाया था, जो बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों, ये था स्वाहा नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।